नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि शर्मा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम बात करने के लिए फिर आ रहे हैं। ये टॉपिक एक तरह से सामाजिक भी इशू भी है। पुरुषों में दाढ़ी बियर्ड की समस्या होना या ना होना, दोनों की समस्या है। इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज मैं फिर से डॉक्टर नव विक्रम से बात करने वाला हूँ। इसको इंग्लिश में कई सारे नाम दिए जा सकते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए एक समस्या है कि या तो दाढ़ी है या तो पुरुष है या उसके अंदर पुरुषत्व के गुण नहीं है। इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, परिवार का कुछ रूल जैसे चलता है वो है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां और उनका निदान, इसके बारे में डॉक्टर नव विक्रम कंबो से बात करने के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब, मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि पुरुषों में दाढ़ी होना, बियर्ड होना, ये सामाजिक इशू है कि मेडिकल इशू है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो पुरुष और महिला को सामने से देखने पे जो चीज अलग करती है वो हमारी दाढ़ी और मूंछ है। नेचुरल जो बॉडी की एक तासीर है कि जैसे ही पुरुषों में, मेल्स के अंदर 14-15 साल के आसपास जैसे ही टेस्टोस्टेरोन की स्टिमुलेशन स्टार्ट होती है तो जो बहुत पतले पतले बाल होते हैं ये मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं और फाइनली एक बियर्ड या दाढ़ी बन के निकलती है। अब सीधी सी बात है कि दाढ़ी कमजोर होना, वीक होना या जन्म से एब्सेंट होना एक मेडिकल इशू भी है और मेडिकल से ज्यादा ये एक सोसाइटी का इशू है। हाँ। सोसाइटी में आप देखेंगे एक तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे जो मेल होते हैं जिनका दाढ़ी के अंदर कमजोरी है या दाढ़ी है ही नहीं, तो उन्हें अलग अलग तरीके के जो भद्दे नाम है उससे भी उनको छेड़ा जाता है, परेशान किया जाता है। अल्टीमेटली सामाजिक और मेडिकल दोनों ही कंडीशंस का ग्लोबली तो ये एक शायद रिलीजियस फैक्टर भी है दाढ़ी रखना। हाँ, रिलीजियस भी है ग्लोबली। अब जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज हैं या जो सिख कम्युनिटी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो अपने को दाढ़ी के साथ ही आपका पहचान है, आपकी पर्सनैलिटी है। सो दाढ़ी एक ऑब्वियसली बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेल्स में। हाँ, मेल्स के। तो इसी से जुड़ा हुआ है मैं अगला सवाल ये करूंगा कि ये जो दाढ़ी ना होने का जो समस्या है इसको हम कैसे देखते हैं? क्या ये कंजेनाइटल है, मतलब जन्मजात ऐसी है, या कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, या कुछ ये परिवार में एक पिता से बेटे में आने वाले गुणसूत्र? हाँ। देखिए, इसको ब्रॉडली जो बियर्ड की ग्रोथ होती है, दाढ़ी की जो ग्रोथ है, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो होता है कि जिनमें क्रोमोसोमल एब्रेशन हो जाता है, कि नॉर्मली मेल के जीनोम में एक्स और वाई दोनों, अगर एक्स वाई के साथ एक एक्स्ट्रा एक्स कैरी हो गया, एक्स्ट्रा एक्स हार्मोन फैक्टर एक्स्ट्रा हो गया, तो वहां पे दाढ़ी आएगी ही नहीं। हाइट उन लोगों की बहुत लंबी हो जाएगी, हालांकि वो जेनेटिकली फर्टाइल रहते हैं, लाइक उनको आगे बच्चा पैदा करने में दिक्कत नहीं होती, पर उनकी लुक मोर और लेस फीमेल जैसी रहती है। स्किन टेक्सचर वैसा बहुत फाइन रहता है, और दूसरा ब्रेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा उनको फैट रहेगा, तो एक फेमिनिन वाली लुक उनकी रहती है। लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत तमाम सिंड्रोम है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन, लेकिन सामने से देखने पर दाढ़ी ही मेन फैक्टर नजर, दाढ़ी मेन फैक्टर आपको जो सामने नजर आएगी। और दूसरा हो गया, एक तो ये हो गया जो हार्मोन, हाँ, दूसरा हो गया हार्मोन्स का। एक तो जन्म से हो गया जिसमें बिल्कुल दाढ़ी का कोई चांस ही नहीं है, वो सिंड्रोम ऐसा है, उसमें मेडिकली या किसी भी तरीके से ट्रीट करेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बाल आने की। दूसरी कैटेगरी हो गई कि मेल है और प्यूबर्टी के टाइम पे जब पुरुष एक बनता है, एक लड़के में से एक पुरुष बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है हमारे अंडकोश वहां से निकलना स्टार्ट होता है। अब किसी वजह से अगर जो टेस्टिकल्स हैं वो डिसेंड नहीं हुए और पेट में ही है, एब्डोमिनल टेस्टिस बोलते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं इसको, तो जब तक पेट में रहेगी वो टेस्टिस और नीचे नहीं आएगी तो वहां से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, पहली चीज। दूसरा, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर होता है, यानी कि टेस्टिस में कुछ ऐसे चेंजेस हैं कि जो लेडिक सेल्स होते हैं उसके अंदर से, वहां से आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा। फिर एक आ जाता है सेंट्रल रीजन, यानी कि दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस नाम का एक पुर्जा रहता है जहां से आपका GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो कि फिर आपके टेस्टिस को स्टिमुलेट करके वहां से टेस्टोस्टेरोन निकालता है। अब जो हार्मोनल वाली रीजंस हैं, हार्मोनल ऐसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि मान लिया किसी बच्चे के 16-17 साल पे दाढ़ी मूंछ की ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई, आवाज में भारीपन नहीं आया, तो वो एक ऐसा समय है कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास भागना चाहिए, इवेल्युएट करवाना चाहिए। अगर तो वो लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जैसा मैंने पहले बताया, अगर क्रोमोसोम्स के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, फिर तो कोई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है बियर्ड रीग्रोथ की या बाकी सारे चेंजेस की। लेकिन अगर टेस्टिकुलर फेलियर वाली चीज है या सेंट्रल रीजन है जहां से GnRH आपका नहीं रिलीज हो रहा, तो ऐसे केसेस में
में आज अभी हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारी एक्सटर्नल मेडिसिन हैं कि जिनका इस्तेमाल करके वो एक नॉर्मल जो एडल्ट मेल है उसकी तरह उनका बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है कि दाढ़ी मूंछ आ जाती है प्रॉपर। और प्लस जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जैसे अंडर आर्म्स के अंदर आपके बाल होने, आवाज का भारीपन होना, जो मेल्स वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इजीली लाए जा सकते। तो अगर किसी भी बच्चे में 14, 15, 16 साल के आसपास दाढ़ी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर आपको इसको एक समझ लीजिए कि बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में आपको इसको डील करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ये बेवकूफियां करते हैं, अरे इसमें क्या है, दाढ़ी मूंछ का क्या है। बच्चा जो है उसमें हीन भावना ये रहेगी, टेस्टिकुलर अगर डिसेंट नहीं हुआ या किसी रीजन से हमारा टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है तो जो बच्चे का पेनिस का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है और उसकी वजह से वो बच्चा फिर आगे डॉक्टर के पास जाने से, डिस्कस करने से, वो सारी चीजों से बहुत ज्यादा कतराने लग जाता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा, साइकोलॉजिकल, और वो अपने आप को भी डंप कर लेगा, पेरेंट्स से भी ज्यादा डिस्कस नहीं करेगा, पेरेंट्स वैसे ही लापरवाह हैं तो बहुत डेवास्टेटिंग सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ हार्मोनल वाली चीज है 100% अपने कंट्रोल में आ सकती है। जो जेनेटिक है, कंजेनाइटल है, किसी क्रोमोसोम की वजह से दिक्कत आ रही है तो उस पर आप चेंजेस नहीं कर सकते, कॉस्मेटिक उसके इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। आपने ये अभी जो 3 फैक्टर्स मेन बताए, हाँ जी, ये तो हो गए कि जो जन्म से ही है या शुरुआत ही नहीं हुई है। हाँ। एक स्टेज ये आती है डॉक्टर साहब कि जब दाढ़ी होने के बाद या तो बहुत हल्की है वो, या फिर वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। देखिए, बियर्ड का होना, फुल ग्रोन बियर्ड का होना बिल्कुल एक आप समझिए कि 10 है, एक 10 का लेवल है जहाँ पे पूरी अच्छी बियर्ड, मूछ, दाढ़ी सब बढ़िया आ गया। अब उससे नीचे होता है। अब ये जेनेटिकली देखा होगा कि अगर फादर की मूछें या दाढ़ी कमजोर है तो बच्चे की आगे ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन बन जाती है। तो वहां पे एब्सेंट नहीं होती दाढ़ी, मतलब गायब नहीं है, पतले बाल हैं, बारीक हैं, वो सेटिस्फेक्शन एक नहीं आ पाती बच्चे को। ऐसी सिचुएशन में भी हमारी जो मेडिसिन हैं जैसे कि मिनॉक्सिडिल फॉर एग्जांपल, वो बहुत अच्छा काम करती है। आगे मैं बताऊंगा इनके ट्रीटमेंट्स कैसे कैसे पॉसिबल हैं। देखिए, एलोपेशिया क्या है कि आपके हेयरी स्किन में जहाँ पे आपके बाल हैं वहां पे एक पैच के अंदर, एक पैच कोई भी नक्शे की फॉर्म में आ जाएगा, गोल पैच हो जाएगा, वहां पे बाल बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे। तो दाढ़ी में पैचेस आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। आम भाषा में इसे बोलते हैं कीड़ा लग गया, और उसकी 100% रिकवरी पॉसिबल है अगर आप समय से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मेडिसिन से 90% केसेस एलोपेशिया के, जो बियर्ड में एलोपेशिया होता है, वो सेल्फ रिकवरी होती है, उनके अपने आप ठीक हो जाते हैं। होता ये स्ट्रेस से इंड्यूस्ड है, आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकती है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकती है, और कुछ लोगों में एडिक्शन से भी हो जाती है। अल्कोहल की बहुत एक्सेसिव कंजम्पशन है, उससे भी एलोपेशिया के पैचेस बन जाते हैं दाढ़ी के अंदर। पर ये रिकवरेबल है। अगर अपने आप नहीं होता तो ऑफेंडिंग फैक्टर को रिलीज हमें कर देना चाहिए, उससे फर्क पड़ जाएगा, नहीं तो फिर मेडिसिन तो है ही है इसके अंदर। इससे जुड़े हुए मैं 2 बातें और आपसे पूछना चाहूंगा, एलोपेशिया टोटलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस के बारे में भी थोड़ा बताएं। हाँ, देखिए, एलोपेशिया एरिएटा तो हो गया जब आपके पैचेस के अंदर हेयर लॉस हो गया। अब एलोपेशिया टोटलिस अगर हम बात करते हैं तो वो स्कैल्प को इन्वॉल्व करता है, पूरे सिर से अगर बाल चले जाएं उसको एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। ऐसे केसेस में चांसेस होते हैं बियर्ड के ऊपर, मुछों के ऊपर उसका इंपैक्ट आए, बट बहुत सारे केसेस में, ऑलमोस्ट 70 to 80% केसेस में टोटलिस में आपका स्कैल्प पे तक ही बीमारी रहती है, आपका फेस पे उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस में पूरी बॉडी से बाल आपके गायब हो जाएंगे। कुछ मामलों में देखा गया है कि लोगों की आई लैशेस तक चली जाती है। सब खत्म हो जाता है, फिर उसमें बाल आपके शरीर पे रहेगा ही नहीं। इसका मुख्य कारण क्या रहता है? एलोपेशिया यूनिवर्सलिस या एलोपेशिया टोटलिस या एलोपेशिया एरिएटा, ये तीनों ही इम्यून डिजीजेज हैं। इम्यून डिजीज का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो आपके बॉडी के सैनिक हैं, जो टी सेल्स हैं, जिन्होंने आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, वो जो एक्सटर्नल हमें एंटीजन जिसको बोलते हैं, या कोई भी वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, हमारे टी सेल्स ने उनको पहचान के उनके साथ फाइट करनी स्टार्ट कर देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे वायरस इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं कि वो उनका जो स्ट्रक्चर है उस वायरस का और हमारे बॉडी के जो अंदर जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं वो आपस में मैच कर रहे होते हैं। तो हमारे जो अपने इम्यून सेल्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल जो कोविड अभी पीछे हुआ, तो कोविड का जो सार्स वायरस है, उस वायरस के ऊपर जो छोटे छोटे स्पॉट्स बने होते हैं जिसको हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करती है एज एन एंटीजन, उसका स्ट्रक्चर और हमारे फेफड़े के अंदर जो एल्वियोलर स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो हमारी बॉडी होगी कंफ्यूज, उसने कंफ्यूज होकर हमारे ही फेफड़ों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा कोविड वाला था। अब बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन है या जेनेटिकली किसी रीजन से हमारी ही इम्यूनिटी अपने बॉडी की दुश्मन बन गई, बालों के ऑपोजिट चल पड़ी कि भी बाल
बाल जो है ये दुश्मन है हमारे, तो शरीर ही बालों को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, और ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने का हमारे पास तरीका एक ही रहता है कि बॉडी को कुछ समय के लिए हम डंप कर देते हैं, सारे के सारे इम्यून सिस्टम को हम डाउन कर देते हैं, है ना। तो उससे आपकी जो जनरल इम्यूनिटी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, जैसे स्टीरॉइड्स देते हैं हम इसमें, है ना। बहुत सारी इम्यूनिटी के अगेंस्ट बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि आपके टी सेल्स को एक बार सुला देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं। सेम इसी इम्यूनिटी को हम यूज करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर, ताकि बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे, हार्ट ट्रांसप्लांट में यूज करते हैं। तो ये सारी वेरिड चीजें हैं। तो जो एलोपेशिया टोटैलिस है, यूनिवर्सैलिस है, एरिएटा है, एरिएटा बहुत माइल्ड सी फॉर्म होती है, ये उसके एग्रेसिव फॉर्म है, ये ऑटो इम्यून डिजीज। अच्छा, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये आपने बताया दाढ़ी ना होने का जो कंजेनाइटल, हाँ, इसका मैनेजमेंट क्या मेडिसिन से अगर नहीं है तो इसकी फिर ऑप्शन क्या बचता है? क्या सिर्फ बियर्ड ग्राफ्टिंग ही बचता है या कोई और भी तरीका हो सकता है? यस, मैंने आपको दो ब्रॉड कैटेगरीज बताई थी। एक तो बियर्ड जन्म से है ही नहीं जो कि कंजेनाइटल है, ऐसे केस में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा डायग्नोसिस बन गया कि जन्म से ही कंजेनाइटल है तो फिर आप मेडिसिन और ये सब चीजें छोड़ दीजिए, फिर एक ही ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट का। कुदरत ने ये देखो एक चीज दी हुई है कि जिन लोगों की जन्म से दाढ़ी नहीं होती उनके सिर पे बहुत भयंकर बाल होते हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है पूरी की पूरी बियर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करना। इसी से जुड़ा हुआ सवाल अचानक मेरे मन में ये आ रहा है कि बियर्ड ग्राफ्टिंग के लिए अपर एज थ्रेशोल्ड क्या है? मतलब हो सकता है जिन लोगों में ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम पहले रही हो, उन दिनों बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हेयर ट्रांसप्लांट की अच्छी सुविधाएं नहीं थी, आज वो इस चीज को महसूस करते हैं कि मैं अपने साइकोलॉजिकल से बाहर निकलूं, तो क्या अपर एज थ्रेशोल्ड क्या है? हाँ, इसका देखिए ट्रांसप्लांट का एज के साथ कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं इस पे एक अलग से अपन वीडियो बनाएंगे। मैंने अपने फादर का हेयर ट्रांसप्लांट 67 साल की उम्र में मैंने उनका ट्रांसप्लांट किया था। अच्छा। अब उनकी उम्र है 75 ईयर्स, तो उनका बिल्कुल प्रॉपर, उनका जो जैसा हमने किया था उस वक्त, वो सारे प्रॉपर उनके रूट्स अभी तक एग्जैक्ट जिंदा हैं। तो बियर्ड के अंदर भी यही फार्मूला है कि अगर आपका डोनर एरिया स्वस्थ है, डोनर एरिया ठीक है, और जहां जिस स्किन पे हमने ट्रांसप्लांट करना है वो स्किन भी आपकी नॉर्मल है, वहां पे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। उम्र का इसमें कोई तकाजा नहीं, आप 60 साल पे भी कर सकते हैं, आप 70 पे, 80 पे, जब भी चाहें आप कर सकते हैं। अब हमारे पास कनाडा से ट्रैक्शन बॉल्डनेस, बियर्ड के अंदर ट्रैक्शन खींच के जो बांधते हैं, जिस पे अपने पीछे एक वीडियो बनाया था, तो वैसे जेंटलमैन बहुत आते हैं जिनका पीछे नीचे सरक गया होता है, तो उनका हम 75, 76, 80 ईयर्स के अंदर भी हमने ट्रांसप्लांट किया, फिजिकली वो फिट होता है। मैं इसमें अपने दर्शकों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सिख कम्युनिटी में जितने भी अपने लोग सुन रहे हो वो बहुत का ध्यान रखें, सिखों में बियर्ड में ट्रैक्शन एलोपेशिया और बालों के ट्रैक्शन एलोपेशिया, इसके केसेस बहुत कॉमन हैं, तो इसको ऐसा ना समझा जाए कि कोई प्रॉब्लम है, और इसका भी इलाज है और इसके इलाज के लिए लोग सामने आ रहे हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू करते हुए ये बात कहूंगा कि ट्रैक्शन एलोपेशिया जो है उसका भी क्या यही इलाज बचता है? सिर्फ यही इलाज बचता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया जब आपके सामने आता है, अब मैं दाढ़ी की बात कर रहा हूँ तो मैं दाढ़ी पे ही रहूंगा, क्या होता है कि नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए पकड़ के नीचे दाढ़ी के ऊपर खींच के इसके ऊपर रबड़ लगा दिया जाता है, तो कॉन्टिन्यूअस खिंचाव में रहते हैं बाल। अब ये आती ही तब है सामने प्रॉब्लम, आपके पैच तब सामने आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे में मेडिकल ट्रीटमेंट का इसमें कोई रोल नहीं, केवल रोल है तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट करना। अब वापस पीछे आते हैं कि जो मैंने आपको बताया लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, कंजेनिटल प्रॉब्लम है, वहां पे तो ऑब्वियसली आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही आपके पास एक ऑप्शन। सेकंड कैटेगरी जो हार्मोनल वाली थी, जिन बच्चों के अंदर ड्यू टू एनी रीजन टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलना शुरू हुआ पर वो जेनेटिकली बिल्कुल ओके हैं, ऐसे केसेस में सिंपल हम जो टेस्टोस्टेरोन की रिप्लेसमेंट करते हैं उससे बहुत उम्दा किस्म के रिजल्ट आ जाते हैं। फिर भी अगर कुछ वीकनेस रहती है तो उनमें हम एड ऑन हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैं आपसे यही पूछना था कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद भी कितने % चांस रहते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट कराना ही पड़े? देखो, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ज़्यादा केसेस इस तरीके के डील नहीं किए हैं जिनका के गोनेडल फेलियर था और उनको टेस्टोस्टेरोन के बाद कुछ आया। तो मुझे ये मेरा एक कॉमन सेंस की उसमें लगता है कि ऐसे केसेस में जितना जेनेटिकली पीछे फादर की तरफ से उनको आया हुआ है, जो ग्रोथ और डेंसिटी जो पैटर्न है, उतना तो वो अपने आप अचीव कर ही लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। पर मैंने ऐसा अभी तक कोई गोनेडल फेलियर वाला कोई मैंने बियर्ड ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं किया है ना। जेनेटिक वाले जो कंजेनाइटल है, जिनका जन्म से नहीं है, वैसे तो हमने सैकड़ों केस कर दिया है अभी, तो उसमें फुल बियर्ड हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। बेसिक प्रिंसिपल सेम ही रहता है ना। अच्छा, तो इसमें मैं जैसे आपने खैर बात बोली थी कि बेसिक प्रिंसिपल सेम रहता है, बेसिक प्रिंसिपल के साथ जुड़ा हुआ है कि बियर्ड ग्राफ्टिंग की जो रिजल्ट्स हैं वो कितने दिन में सामने नजर आना शुरू हो जाता है? अभी जैसे मैंने आपको न्यू DHT का अपनी जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था
था कि डैमेज रेट उसमें बहुत कम है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए। तो अभी जो हम पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से कर रहे हैं, हम खाली नियो डीएचटी ही यूज़ करते हैं, फेस के ऊपर और कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे। तो उससे जो पहले हमारा रिजल्ट हम 6, 6.5, 7 महीने पे देखते थे पीक, तो अभी हमें 4.5-5 महीने पे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स दिख जाते हैं। और जो ओवरऑल बियर्ड की ट्रांसप्लांट के बाद जो एक फाइनल आपकी लुक आनी है, पूरी डेंसिटी आनी है, वो चलते चलते 8, 8.5, 9 महीने ले ही लेती है, जिसमें आपकी इतनी डेंसिटी हो जाए, इतनी लेंथ हो जाए कि आपको एक प्रॉपर आप अपना मतलब मैस्कुलिन लुक आ जाती है, स्किन आपकी कवर हो जाती है और ऊपर से आपको प्रॉपर एक बियर्ड वाली शेप दिखाई देती है। इसी शेप से एक ये बात भी जुड़ी हो सकती है कि चलिए आप बियर्ड ग्राफ्टिंग तो आपने करा ली, हाँ। क्या कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं, ऐसी क्वेरीज भी सामने आ रही हैं जिसमें बियर्ड ग्राफ्टिंग कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस के लिए कराई जा रही है? हाँ, ये देखो, ये हमारे जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री कह लो, पंजाबी की जो सॉन्ग म्यूजिक वाली इंडस्ट्री कह लो, वहाँ पे बड़ा देखने में आता है कि सिंगर जो है बड़ी गोल बड़ी बड़ी मूछें, कुंडी मूछ कहते हैं जिसको, वो बनाते हैं, उसका एक बड़ा क्रेज सा चला हुआ। तो वैसे हमारे पास कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन के लिए बहुत बहुत बच्चे आते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं करते हम, सिर्फ जो है आपके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉलिकल्स को लेके जो बियर्ड का ये लेटरल जो मतलब साइड वाला जो 30% एरिया दोनों तरफ से हम उसके अंदर फॉलिकल्स ऐड करते हैं और एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐड करते हैं। तो उसके बाद जो स्कैल्प हेयर है, आफ्टर 7 और 8 मंथ्स फिर आप उसको बनाते हो, जैसी चाहे आप इजीली शेप दे सकते हैं। हाँ। पर लेकिन इसके अंदर भी एक प्रिसीजन चाहिए कि हेयर आपके जो ट्रांसप्लांट हो रहा है उसकी ग्रोथ और उसकी, हाँ, वो तो ऑब्वियसली ये तो कलाकारी वाला काम हो गया ना। आप ऐसा तो नहीं लगा सकते कि बाल इधर जा रहा है किधर जा रहा है, आपकी वो जो शेप आपने चाहिए उसके लिए प्रॉपर एंगुलेशन, आपका चीफ ऑपरेटिंग सर्जन की एक्सपर्टीज है। हाँ, वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो सफायर ब्लेड है उसी के अंदर से हम पूरा सफाई से, ये आर्ट फॉर्म है बेसिकली, उसी से क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मस्कुलिनिटी का फैक्टर है, हाँ, उसको भी हम लोग अब हम इक्विपमेंट्स के साथ और सर्जिकल टेक्निक से अचीव कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुस्टैच और बियर्ड रीग्रोथ का एक क्रेज भी है, लोगों को अच्छा भी लगता है। पहले था जैसे एक फेज आता, जैसे एक समय पे था कि लेट्स शेव, हर एक बंदा शेव करके रखता था। अब बीच में फेज आ गया कि चलो भी लेट्स कीप अ बियर्ड। बिल्कुल, बियर्ड के ऊपर ही कंपनी चल पड़ी और वो अपना ऑयल भी बेचते हैं और अला बला पता नहीं क्या क्या सेल कर रहे हैं। तो वो सारा एक फेज के साथ है। तो आजकल फैशन में बियर्ड है, मूछें हैं, तो वो हर बंदा रखने की फिर उसमें रहता है। तो फिर हम लोग भी आगे अपनी टेक्निक्स को मॉडिफाई करते रहते हैं उसके अंदर। एक तरह से आपकी जो एक मैस्कुलिन है, पुरुषत्व की पहचान है, उसकी तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। ये एक नया तरीके का एक समाजवाद है, पर उसके अंदर एक मैस्कुलिनिटी की पहचान तो आ रही है डेफिनेटली। और उसके अंदर ये जो टेक्निक्स हैं, डीएच टेक्निक है, एक्सपर्टीज है, वो आजकल बियर्ड का रिवाज है और उसके अंदर डॉक्टर नवविक्रम कंबोज अपना रोल बहुत बखूबी निभा रहे हैं। जी। इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे उसमें डेफिनेटली हमने जो करी है तरक्की, मैंने आपको दिखाया भी था सारी चीज़ें कि जो शार्पनेस है, जो एंगल्स हम डिसाइड करते हैं, इंजेक्शन एंगल है, स्किन के साथ कितने डिग्रीज पे निकलना है टू द बेस, वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके फिर ही हम ये फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। दोस्तों, बियर्ड ग्राफ्टिंग के बारे में ये एक रोचक तथ्य सामने लाया हूँ। फिर भी मैं जरूर कहूँगा कि इस प्रकार की कोई भी क्वेरी आपके पास हो, बियर्ड ग्राफ्टिंग से लेकर कॉस्मेटिक सर्जरी से लेकर इस प्रकार की, आप उसको शेप देना चाहते हैं या कोई और प्रॉब्लम, तो डॉक्टर नवविक्रम कंबोज से आप संपर्क कर सकते हैं। हम इस प्रकार की और जानकारी लेकर तो हम आपसे मिलते ही रहेंगे। यस, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि, थैंक यू।